लेक्चर नंबर 16 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। अभी उसके जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन थे वो प्रैक्टिस नहीं की हमने, ठीक है। हाँ जी, वो मुझे पता है। और आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव के भी शायद नहीं हो सकेंगे, लेकिन कल फिर हम दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव के इकट्ठे प्रैक्टिस करेंगे, पास्ट पेपर के क्वेश्चन जी। तो इसलिए अगर पास्ट पेपर में कोई इशू है तो उसको भी थोड़ा पेंडिंग कर दें। कोई कंसेप्ट में इशू है तो वो पूछ लीजिए जी मेरे भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर आपने हमें बताया रिस्क होता है एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एट असर्शन लेवल। फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर की डेफिनेशन में आपने बताया कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू डिडक्ट मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट असर्शन लेवल। तो ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थे, दोबारा असर्शन लेवल पे कैसे पहुंच गए? एक चीज ध्यान में रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और कंसेप्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंसेप्ट है। दोनों एक का मतलब एक नहीं है। जो लेवल है ना, लेवल ये बेसिकली बता रहा होता है इश्यूज की सिग्निफिकेंस कितनी है। अगर किसी इशू की सिग्निफिकेंस सिर्फ एक आधे एरिया तक लिमिटेड हो तो हम कहते हैं असर्शन लेवल, असर्शन। और किसी इशू की सिग्निफिकेंट अगर मल्टीपल एरियाज में हो, तकरीबन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। होंगे दोनों इश्यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही। फर्क सिर्फ यह है कि एक इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सिर्फ एक आधे एरिया तक लिमिटेड होगा जो असर्शन लेवल वाला है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल वाला इशू है वो मल्टीपल एरियाज पे तकरीबन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रहा होगा। तो याद रखिए, हमारी जो भी रिस्क असेसमेंट है या जो भी अप्रोच है, ठीक है, वो घूमती फाइनेंशियल स्टेटमेंट के गिर्द है, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ इश्यूज होंगे असर्शन लेवल और कुछ होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। यानी लफ्ज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में फर्क है। रिस्क एट असर्शन लेवल भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही होता है। सेल्स में रिस्क ऑफ सेल्स फाइनेंशियल, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही होता है, ठीक है दोनों रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, लेकिन उनकी सिग्निफिकेंस का फर्क है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब कुछ और है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मतलब कुछ और है, ठीक है जी। असर्शन लेवल का मतलब स्मॉल एक आधा एरिया हिट होगा सिर्फ, और वो एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही होगा कोई ना कोई, बिल्कुल। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल जो है वो जो लार्ज एरियाज को हिट कर रही है, बहुत से एरियाज को, तकरीबन सम टाइम तकरीबन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल यही कर। और जी हाँ, यहां पे देखें, मैं बताता हूं। सम टाइम कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए हम अल्फाज कुछ और इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो स्टैंडर्ड ने वर्डिंग यूज की होती है, स्टैंडर्डाइज्ड वर्डिंग, वो कुछ और होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको असर्शन का कंसेप्ट समझा दिया। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत से एरियाज हैं और हर एरिया के अंदर बहुत सी असर्शंस हैं, 6 असर्शंस। और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? स्मॉलेस्ट लेवल पे, यानी पहले असर्शंस को वेरीफाई करते हैं, असर्शन वेरीफाई होगी तो एरिया वेरीफाई हो गया, और जब सारे एरियाज वेरीफाई हो गए तो इसीलिए जब हम बताते हैं ना कि असर्शन लेवल एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें लफ्ज एरिया नॉर्मली यूज नहीं करते। कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आप ये कह सकते हैं कि असर्शन लेवल का मतलब है जब कोई रिस्क या जब कोई आइटम एक सिंगल एरिया को अफेक्ट कर रही हो, क्योंकि असर्शन भी किसी एरिया के अंदर ही होगी ना, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल जो बहुत सी एरियाज को अफेक्ट कर रही हो। लेकिन जो स्टैंडर्ड ने टेक्निकली डिफाइन किया है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल को डिफाइन करते हुए ये नहीं कहा मल्टीपल एरियाज को अफेक्ट कर रही हो, बल्कि उसने कहा है मल्टीपल असर्शंस को। लेकिन उसका मतलब वही होता है, क्योंकि असर्शन भी जाहिर है एरिया के अंदर ही है, ठीक है। तो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आप वर्ड एरिया ध्यान में रखें, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए डेफिनेशन में वर्ड असर्शन यूज करें। अभी से आज के लेक्चर में एक डेफिनेशन आएगी असर्शन। अब जो स्टैंडर्ड ने डेफिनेशन दी हुई है ना, उसको आप 10 दफा भी पढ़ लें आपको समझ नहीं लगेगी, वो रटाई लगानी पड़ेगी। ये आपको बताया हुआ ना ऑडिट में, हर चैप्टर में एक या दो चीजें ऐसी होती हैं, हर चैप्टर में एक या दो चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको रटा लगाना पड़ेगा आसानी के लिए, ताकि हमारी उधर एफर्ट जाया ना हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में असर्शन की डेफिनेशन एक चीज है जिसे आपको डेफिनेशन से आपको पता ही नहीं चलेगा वो क्या कह रहा है,
assertions are statement by management that are embodied in the financial statement. ये पता चल जाता है कि चलो embodied in financial statement, assertion financial statement का हिस्सा है, इतना कंसेप्ट बिल्ड होता है। लेकिन आगे रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट वो किस कंटेक्स्ट में कह रहा है वो हमें समझने की जरूरत नहीं आपको सब। तो डेफिनेशन जो एग्जाम में लिखने वाली होती है वो और होती है, और जो कंसेप्ट है वो और होता है। ठीक है, तो रिकमेंडेशन मेरी ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल जब आप याद कर रहे हो डेफिनेशन, तो याद उसी के अल्फाज में कहे, यानी असर्शन के लफ्ज के साथ। लेकिन जब एग्जाम में आपको डिसीजन करना होता है कि ये रिस्क असर्शन लेवल का या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का, उसमें रूल सिंपल है, एक एरिया पे है तो और मल्टीपल एरियाज में है। अच्छा, यहाँ पे एक और स्टूडेंट एक गलत डिसीजन कर लेते हैं कि सर अगर सेल्स 1 रुपए से ओवरस्टेटेड है, सेल्स 1 रुपए से, ये रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है ना। मैं पूछता हूँ वो कैसे, कहते सर सेल्स गलत है, ग्रॉस प्रॉफिट भी गलत, नेट प्रॉफिट भी गलत, डेटर्स भी गलत, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी गलत, इक्विटी भी गलत। तो देखें ये होती है कॉन्सिक्वेंशियल मिस्टेक्स। कॉन्सिक्वेंशियल मिस्टेक्स को हम सिंगल मिस्टेक ही कंसीडर करते हैं। ये सारी फिगर्स तो टोटल के ऊपर है, उसकी बेस पे। वो तो डबल एंट्री का रूल ही यही है कि आपकी हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 एरियाज को तो जरूर इफेक्ट करेगी, तो हर गलती कम से कम 2 एरियाज को तो जरूर इफेक्ट करेगी, ये तो रूल है। तो फिर क्या हर मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की हो गई, हर रिस्क फाइनेंशियल? नहीं, वो कंसीडर एक ही होगी इस तरह की गलती। अगर इनका आगे कॉन्सिक्वेंशियल इंपैक्ट आ रहा है उसको हम कंसीडर नहीं करते। ये बात समझ आ रही है? अब सेल्स गलत है तो जाहिर डाटा तो गलत होंगे ही होंगे। क्या इसको हम ये कहें कि जी 2 गलतियां, इसको एक ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, सेल्स की गलती होने की वजह जो आगे दूसरे एरियाज में गलती होगी अगर वो कॉन्सिक्वेंशियल मिस्टेक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे रिस्क की एग्जांपल दे दो, वो हमने पढ़ी थी ना, जैसे सीएफओ में इंटेग्रिटी नहीं है, ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करता है। और अगर किसी एम्प्लॉय में जो फॉर एग्जांपल सिर्फ डेटर्स का रिकॉर्ड रख रहा है, जिसका काम सिर्फ यह क्रेडिट सेल अप्रूव करना, वो असर्शन लेवल, क्योंकि वो अगर 2 नंबरी करेगा भी तो किसी पुअर डेटर को क्रेडिट सेल कर देगा जिसका इफेक्ट सिर्फ डेटर्स पे आएगा, बाकी एरियाज में नहीं आएगा। इसी तरह रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की और भी एग्जांपल है कि जब आप कोई बिजनेस सेल करना चाह रहे होते हैं तो मैनेजमेंट की कोशिश होती है प्राइस ज्यादा से ज्यादा मिले। वो कब, हाँ वो कैसे, प्रॉफिट को ओवरस्टेट करना और एसेट्स को ओवरस्टेट करना और लायबिलिटीज को। अब इसमें मैनेजमेंट हर एक एरिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी, हर एक्सपेंस को और लायबिलिटीज को अंडरस्टेट करने की कोशिश करेगी और हर इनकम और एसेट्स को ओवरस्टेट करने की। तो ये भी रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की एग्जांपल है। ठीक है जी, नहीं मैनेजमेंट और सीएफओ इंटरनल कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो जो सिस्टम बनाएंगे वो इंटरनल कंट्रोल में आएगा। रिस्पॉन्स टू रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में लिखा है मेकिंग चेंजेस टू ऑडिट प्रोसीजर्स। देखिए हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, आप जरा मुझे बताइए हमारे क्लाइंट को पता चल जाता होगा कि नहीं कि हम ऑडिट प्रोसीजर किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। हम आइटम्स को, सेल्स को, एक्सपेंसेस को, आइटम को सिलेक्शन किस मेथड से करते हैं, क्लाइंट को पता चल जाता है कि नहीं। हम प्रोसीजर क्या परफॉर्म करते हैं, क्या क्या चीजें चेक करते हैं, क्लाइंट को पता चल जाता है कि नहीं। तो इसमें एक रिस्क होता है कि अगर आप एक ही क्लाइंट का 3-4 दफा ऑडिट करें या उसे 3-4 दफा जब ऑडिट करवाया होता है ना तो उसे पता चल जाता है यार ऑडिटर आके क्या क्या चीजें पूछते हैं, क्या क्या चीजें चेक करते हैं। और अगर वो प्रिडिक्ट कर ले हमारे प्रोसीजर को तो उसके लिए फ्रॉड करना आसान है। तो जिस जिस चीजों को हमने चेक करना है वो उनको सीधा पता करके ओके कर देगा, बाकी चीजों में गड़बड़ करेगा। यही चीज है, ये जो है ना कि आपने अपने प्रोसीजर्स को चेंज करना है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि आप उसको अनप्रिडिक्टेबल कर रहे हैं। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, बेसिकली अपने प्रोसीजर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, या ऐसे एरियाज को अब इसमें आगे हम स्टडी करेंगे, ऐसे एरियाज, ऐसी ट्रांजैक्शन जो पहले हमने टेस्ट नहीं की थी पिछले 2-3 साल में, इस साल उनको भी अप्रोच चेंज करें, उनको भी टेस्ट कर ले। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो मेकिंग चेंजेस इनटू ऑडिट प्रोग्राम का मतलब है कि ऑडिटर ने जो प्रोसीजर्स पिछले सालों में परफॉर्म करता रहा है इस साल चेंज कर ले, इस साल डिफरेंट प्रोसीजर परफॉर्म करे। हाँ, इसे ऐसे चेंज नहीं करेंगे जिससे स्टैंडर्ड इफेक्ट हो रहा, बिल्कुल। इसमें जो चेंज करेंगे वो स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स के अंदर रहते हुए ही करेंगे। यानी कुछ चीजें जो स्टैंडर्ड ने रिक्वायर की है ना, वो तो जैसे स्टैंडर्ड ने कहा है कि कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है डेटर्स को, तो वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उस कंफर्मेशन के अंदर डेटर्स को सेलेक्ट कैसे करना है ये चेंज कर देंगे। पिछली दफा हमने सिर्फ बड़े बड़े डेटर्स को सेलेक्ट किया था, इस दफा कुछ बड़े और कुछ छोटे डेटर्स को भी सिलेक्ट कर ले।
सैम्पलिंग मेथड चेंज कर ले। पिछली दफा हमने स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज की थी, इस दफा नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज कर ले। ठीक है, इस तरह के चेंजेस से फिर वो क्लाइंट हमें प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। जी और कोई क्वेश्चन? जी अच्छा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में दो एग्जांपल्स उसने बताई हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर की फर्दर। एक है एनालिटिकल प्रोसीजर और एक है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। इसको एक छोटी सी एग्जांपल से एलैबोरेट करते हैं। फर्स्ट कीजिए कि मेरे राइज के साथ ये अरेंजमेंट तय पाई है कि क्लास में जितने स्टूडेंट्स होंगे उनकी 10% फीस मुझे मिलेगी। अरेंजमेंट मेरी है, ठीक है, 10% फीस जो है मुझे फर्ज। अब मैं ये इंश्योर करना चाहता हूं कि मुझे जो फीस इन्होंने कैलकुलेट की है मिलेगी, वो ठीक है कि नहीं। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, मैं उनसे लिस्ट लूं कि सर आप मुझे सारे जितने भी क्लास में एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं ना उनकी लिस्ट दें, उनकी जितनी फीस एग्री की है वो दें, जिसकी 22 है 20 है 18 जो जो भी फीस है आगे वो लिखी हो, और फिर उसके आगे मेरी कैलकुलेशन लिखी हो 10% के हिसाब से। तो मैं क्या करूंगा, मैं वो लिस्ट लूंगा। अब मैंने उसको वेरीफाई करना है ना, कॉरोबरेट करना है। अब मैं क्या करूं, मैं क्लास में इनसे पूछूं तो भाई बताइए आप आपकी आईडी क्या है, ये आईडी मुझे बताएं, और मैं उनसे पूछूं कि भाई फीस दिखाओ, फीस जमा करवाई है, वो देख रहे हैं हाँ कितनी फीस, मैं उसे मैच कर लूं। ठीक है, एक तरीका ये है। फर्ज कीजिए सबकी 20,000 फीस है, क्योंकि मेरा हाल 20,000 ही है। अच्छा चलें, मैंने इनसे पूछ लिया, फिर मैंने इनको चेक कर लिया सैंपल बेस पे, सबको तो सैंपल बेस के इनका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा। इससे मुझे ये भी तसल्ली हो जाएगी कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्लास में ऐसे स्टूडेंट बैठे हो जिन्होंने फीस नहीं जमा करवाई, और ये भी तसल्ली हो जाएगी कि जिन स्टूडेंट्स ने फीस जमा करवाई है उनका क्रेडिट मेरे मिल गया कि नहीं मिल गया। सैंपल बेस के ऊपर फॉर एग्जांपल 100 में से मैंने 20 को चेक कर लिया, थी मेरी तसल्ली हो गई। एक तरीका ये है, इसमें मैंने सोर्स डाटा उठाया, सैंपल बेस के ऊपर काम किया। ठीक है, इसमें मेरा कितना टाइम लग गया होगा, घंटा 1.5 घंटा लग गया होगा तकरीबन। ठीक है, एक दूसरा तरीका है क्या, मैं देखूं काउंट कर लूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, मेरे नंबर स्टूडेंट्स काउंट कर लिए, उसको मल्टीप्लाई करूं जो फीस है 20,000 और 10%, और एक फिगर मेरे पास आ जाएगी, टोटल की फिगर होगी है, उस टोटल को जो कॉलेज की तरफ से मुझे फिगर टोटल की दी गई है उसके साथ मैं अगर तकरीबन उतनी ही है, इमटेरियल सा फर्क है उतनी ही है, तो मुझे क्या तसल्ली नहीं हो जाएगी कि जो रेवेन्यू दिया गया एलोकेटेड वो ठीक है। एक तरीका ये है। इसमें कितनी को देर लगेगी, इसमें शायद 5 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट। तो एग्री करते हैं कि इस प्रोसीजर दूसरे वाले में भी हमें एविडेंस मिल जाएगा कि कोई इंफॉर्मेशन ठीक है कि नहीं, उसमें कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। पहले वाले में भी एविडेंस मिल जाएगा, लेकिन दोनों में अप्रोच का फर्क है। जो पहले वाली अप्रोच होती है, बताइए इसमें डिटेल वर्क हुआ है कि एनालिटिकल वर्क हुआ है, डिटेल वर्क, इसे कहते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। और जो दूसरे वाला है इसे कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसमें मैंने कोई एनालिसिस लगाया, इसे कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर में याद रखिए हम हमेशा टोटल की अमाउंट को लेके उसको वेरीफाई करते हैं कि इसमें मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, टोटल की अमाउंट। और जो टेस्ट ऑफ डिटेल्स होते हैं इसमें हम हमेशा डिटेल लेते हैं, सैंपल बेस पे ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करते हैं, उन्हें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या करते हैं, हम हमेशा किसी टी काउंट के अंदर अपीयर होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी लिस्ट लेते हैं, सैंपल बेस पे उनको सेलेक्ट करते हैं और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करते हैं। यानी जिस प्रोसीजर में आपने सैंपलिंग की, जिस प्रोसीजर में आपने ट्रांजैक्शन की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को चेक किया, वो आपका टेस्ट ऑफ डिटेल है। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को सैंपल बेस पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ चेक करना, ये टेस्ट ऑफ डिटेल है। क्या है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को सैंपल बेस पे सेलेक्ट करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करना, ये टेस्ट ऑफ डिटेल है। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को जो एक अकाउंट के अंदर होती है, जैसे सेल के अंदर बहुत सी ट्रांजैक्शन होगी ना, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को सैंपल बेस पे सेलेक्ट करना, कुछ को करना कुछ को, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करना, ये टेस्ट ऑफ डिटेल्स है। और जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपीयर होने वाली फिगर, टोटल फिगर को किसी के साथ रिलेशनशिप बना के एनालिसिस करके रिलेशनशिप बना के वेरीफाई करते हैं, ये एनालिटिकल प्रोसीजर है। अच्छा बाकी सुनने चले, बात अगर निकली है तो एक दो कंसर्न मजीद बता दो। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमें क्या कहते हैं वाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं कि टेस्ट ऑफ डिटेल, शाबाश, दोनों कर सकते हैं। प्रैक्टिस में बताइए ऑडिटर्स की प्रेफरेंस क्या होती है वाला,
एनालिटिकल प्रोसीजर, शाबाश, क्योंकि इसमें कम वक्त में एविडेंस मिल जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर एरिया के ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं हो सकते। कुछ एरिया पे हो सकते हैं, कुछ पे नहीं हो सकते। जैसे अगर तो हर एक की फीस फिक्स है ना 20,000, तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म हो सकता है। अगर किसी की 20 है, किसी की 15, किसी की 10, किसी की 5, फिर ये एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं हो सकता। 5, हाँ चलें ठीक है, तो 5 ना करें। एग्जाम्पल दे रहा हूँ भैया, बात समझ आ गई? अच्छा जी, अच्छा चलें, आपसे फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका मेरी तसल्ली हो जाएगी। अब रियल एग्जांपल है, हमारा एक क्लाइंट है, चले एग्जांपल भी आपको साथ बता। एक पीटीसीएल क्लाइंट था, वो रेवेन्यू की ट्रांजैक्शंस बुक करता था। ओके, बिल होते थे, हर कस्टमर के बिल की अमाउंट फर्क होती थी, किसी की 2,000, किसी की 5,000, किसी की 10,000, किसी की 15, 20, इस तरह। अब हर ट्रांजैक्शन की अमाउंट डिफरेंट है। एक क्लाइंट ये पीटीसीएल, एक दूसरा क्लाइंट था होंडा कार्स, ये अपनी गाड़ियां बेचते थे, लेकिन इनकी जो सेल प्राइस थी वो सबके लिए सेम होती थी, मॉडल सेम, सबके लिए प्राइस सेम। हमने दोनों का रेवेन्यू वेरीफाई करना था। बताइए किस क्लाइंट में एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल होंगे, किस में एनालिटिकल, शाबाश। वो 2-3 दिन लगते थे बस, खत्म काम। और पीटीसीएल में उसमें कोई 2-3 महीने लग जाया करते थे, उसमें 2-3 महीने लग जाया करते थे। उसमें फिर टेस्ट ऑफ डिटेल करते थे। अब टेस्ट ऑफ डिटेल में गैस कीजिए हम क्या करते थे भला? पीटीसीएल का टी अकाउंट सेल्स का निकाला, उसमें सैंपल बेस पे कुछ ट्रांजैक्शन जो रेवेन्यू बुक है वो देखा, और फिर बिल की जो कॉपी इनके पास होती थी उसके साथ कंपेयर किया, उतना ही बिल मैच हुआ कि नहीं हुआ। जबकि होंडा में क्या किया हमने, उनसे पूछा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं, इधर नंबर सेल प्राइस कितने हैं, ये प्राइस है, मल्टीप्लाई करके देखा हुआ है कि नहीं। फिर भी 2-3 दिन किस लिए लगे, हाँ वो हम लगा लेते होते हैं, ये नहीं पूछना किस लिए लगे, वो हम लगा लेते। वैसे ऑफिशियली बता दूं किस लिए, क्योंकि हमने कम से कम ये कंफर्म करना होता है कि जो हमें डाटा दिया गया ना वो रिलायबल है कि नहीं। जैसे क्लाइंट ने जब कहा ना कि नंबर ऑफ यूनिट्स इतनी गाड़ियां सेल हुई, तो हमने उनको कंफर्म करना होता था कि वाकई इतनी गाड़ियां सेल हुई है कि नहीं, ठीक है। और जो सेल प्राइस हमें बताते थे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल से कंफर्म करना होता था कि यही प्राइस है, उसके बाद छुट्टियों का काम। तो क्लियर हो गया। एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल में दोनों सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, मतलब दोनों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है। अब ये प्रैक्टिकली आपकी अपनी जजमेंट होगी, अपना डिसीजन होगा कि चाहे एनालिटिकल प्रोसीजर से परफॉर्म कर लें, चाहे टेस्ट ऑफ डिटेल से। जी, लेकिन एक बात क्या बताइए आपको, टेस्ट ऑफ डिटेल हर जगह पे लग सकता है। एनालिटिकल प्रोसीजर कुछ में लगेगा एरियाज में, कुछ एरियाज में सूटेबल नहीं होता, ठीक है। जैसे एग्जांपल दी, अगर आपकी सेल प्राइस फिक्स है, आप ऐसे क्लाइंट पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। जिसमें सेल प्राइस डिफरेंट है उसमें नहीं कर सकते। जहां पे थोड़ी बहुत इमटेरियल वहां पे कर सकता है। जैसे होंडा में मैं आपको छोटी मजीद, आपने बात आगे बढ़ाई है तो एग्जांपल दे दूं, उसमें कुछ जगहों पे ऐसे होते थे, उसमें वेरिएशंस होती हैं, आपको पता है गाड़ी में आप कुछ वेरिएशन करवा सकते हैं, वो सन रूफ वगैरह की, और कुछ ऑटोमेटिक में लहदा, मैनुअल का लहदा, थोड़ा सा फर्क होता था। लेकिन ये चूंकि इमटेरियल डिफरेंसेस होते थे इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करते थे, ठीक है। हाँ अच्छा, रेंट एक्सपेंस इन्होंने भाई ने बात आगे बढ़ाई। अब आपको पता है मैं वैसे प्लान करके आता हूं, लेकिन जिस तरीके से आप चल रहे होते हैं मैं उसी तरीके से भी चलना शुरू कर देता हूं। रेंट एक्सपेंस पे बताइए एनालिटिकल प्रोसीजर का टेस्ट ऑफ डिटेल, कितने स्टूडेंट्स एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे रेंट एक्सपेंस, और कितने टेस्ट ऑफ डिटेल इसमें प्रैक्टिकली एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया जाए। इसलिए कि अगर इसमें अगर मगर है ही नहीं, ये सेम ही होता है, साल का सेम होता है, साल के बाद ही बढ़ता है ना, साल का सेम होता है। हाँ बिल्कुल, एनालिटिकल प्रोसीजर डेफिनेटली तब लगेंगे जब एक तो प्रेडिक्टेबल हो चीजें, यानी वेरिएशन उनमें ज्यादा ना हो, और दूसरा जो हमारे पास आई है वो सही हो, एक्यूरेट कंप्लीट हो। हाँ कुछ एरिया में क्या ऐसा पॉसिबल है, एग्जाम्पल की तरफ मैं नहीं जा रहा, सिर्फ उनका मेन क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूं। सर क्या ऐसा पॉसिबल है कुछ एरिया में एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म करें, कुछ में टेस्ट ऑफ डिटेल भी? इसका जवाब है बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप दोनों भी परफॉर्म, स्टैंडर्ड रोकता नहीं है, ज्यादा काम करने से स्टैंडर्ड कभी नहीं रोकता। हमारी फर्म में ना 2 ग्रुप होते थे, एक हमारा ग्रुप था, दोनों के पार्टनर डिफरेंट होते हैं। फर्म के अंदर ना बहुत से ग्रुप्स हो सकते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं ना। हमारे ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर 2 ग्रुप्स थे उस वक्त, तो दोनों के पार्टनर डिफरेंट थे। अब चूंकि ऑडिट में जो प्रोसीजर होते हैं आपने पढ़ा हुआ, ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, तो जो हमारे ग्रुप के पार्टनर थे उनकी अप्रोच डिफरेंट होती थी प्रोसीजर परफॉर्म करने की।
जो दूसरे ग्रुप के पार्टनर उनकी अप्रोच डिफरेंट। जो दूसरे ग्रुप के पार्टनर थे उनकी अप्रोच होती थी जहां तक एनालिटिकल प्रोसीजर से एविडेंस मिल सके वहां से ले लो और बाकी टेस्ट ऑफ डिटेल से ले लो। हमारे पार्टनर्स की अप्रोच होती थी एनालिटिकल प्रोसीजर से भी एविडेंस ले लो जहां से मिल सके और फिर उसके बाद हर एरिया पे टेस्ट ऑफ डिटेल भी लगाओ, हर एरिया पे टेस्ट ऑफ डिटेल। तो हमें हाँ अब वो तो बताइए, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, किस ग्रुप में ज्यादा लेट शेडिंग होती होगी? यस, ठीक है इसमें। और हम बड़ा कलपते होते थे, हम कहते थे नहीं सर जी जब एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए तो टेस्ट ऑफ डिटेल की क्या जरूरत है। लेकिन चूंकि पार्टनर्स की अपनी एक रिस्क असेसमेंट होती है तो वो कहते थे ठीक है एनालिटिकल प्रोसेस एविडेंस मिल गया लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा सा रिस्क है। हाँ बिल्कुल, क्रॉस वेरीफाई कर लें, शाबाश, अरे क्रॉस वेरीफाई कर लें तो हम कर लेते। हाँ अगर कभी, हाँ कभी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था एनालिटिकल प्रोसीजर से हमें कोई चीजें मैच नहीं करती थी। जैसे अभी तो मैंने आपको बता दिया ना कि हमने जब गाड़ियों का रेवेन्यू होंडा वाले केस में एस्टिमेट किया वो तकरीबन उतना ही था, सम टाइम उतना नहीं होता, फर्क आ जाता है। तो इसमें फिर मजीद काम करना पड़ता है। ठीक है, आगे चल के एक टॉपिक आएगा हमारा एनालिटिकल प्रोसेस में डिटेल में स्टडी करेंगे, उसमें हमें गाइड करता है क्या पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर एनालिटिकल प्रोसीजर का। ठीक है भाई, चीजें असल में ना चीजें बाद में जैसे अभी आपने नोट नहीं किया होगा, मैं अभी आपको बताता हूँ लेकिन शायद मुश्किल ना हो जाए। चले ऐसे नहीं, ऐसे मजा आएगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमने लास्ट लेक्चर में ऑडिट प्रोसीजर पढ़े। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन मेरे में आ गया, कोई स्टूडेंट ऑडिट प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में फर्क बता सकता हो? ऑडिट प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में फर्क 1 2 3 4 5 बस। ऑडिट में दोनों आते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर होते हैं वो सिर्फ क्या नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए होते हैं। ऑडिट प्रोसीजर में रिस्क वो भी आता है। एक मिनट है रे भाई, रिस्क असेसमेंट और सब्सटेंटिव दोनों आते हैं। शाबाश। इन्होंने कहा सर ऑडिट प्रोसीजर एक जनरल टर्म है, ऑडिटर जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करता है वो ऑडिट प्रोसीजर है। ऑडिटर जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करता है, सॉरी सही कर दूं, ऑडिटर जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, वो ऑडिट प्रोसीजर है। ये ना ऑडिट पे जाके आप खाना खाने जाएं, मैनेजर पूछे किधर जा रहे हैं, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो ऑडिट प्रोसीजर नहीं होगा। जो भी प्रोसीजर एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए परफॉर्म, वो ऑडिट प्रोसीजर है। अब ऑडिट प्रोसीजर के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव और कभी कभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी, अगर कंट्रोल स्ट्रांग हो तो मैक्सिमम ऑडिट प्रोसीजर ओवरऑल टर्म, इसके अंदर मैक्सिमम 3 टाइप्स हो सकती हैं, 3 या 2। टेस्ट ऑफ कंट्रोल कभी होता है कभी नहीं होता, आपको पता है वो कब होता है भला? जब कंट्रोल स्ट्रांग हो तब टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं, वरना नहीं करते हैं। तो 2 तो कंफर्म होगी, वरना 3 मैक्सिमम टाइप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो इन शॉर्ट यूं कह सकते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा था ऑडिट एंगेजमेंट इज ए टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, उसी तरह कह सकते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर इज ए टाइप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये बात समझ आ गई? अच्छा अगली चीज, हमने जब टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पढ़े थे 3 टाइप्स पढ़ी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर की 2 टाइप्स कहा एक्सप्लेन कर दें, वो हो गई एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की भी 3 टाइप्स, सॉरी कुछ टाइप्स थी। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की भी कुछ एग्जांपल्स थी, जैसे सब्सटेंटिव, बताइए क्या एग्जांपल्स थे? एक मिनट है रे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की एग्जांपल, रिस्क के टाइप्स नहीं, लेवल्स ऑफ रिस्क नहीं, रिस्क नहीं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की एग्जांपल, प्रोसीजर्स की, रिस्क की नहीं। पहले बताया नहीं नहीं, अब ये रिस्क बढ़ गया मेरा। आपको ये पता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और रिस्क में क्या फर्क है? जैसे मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में फर्क बताया, तो बताइए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इसमें क्या फर्क है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है जो आप काम करते हैं रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, और रिस्क वो है जो आइडेंटिफाई होते हैं। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की एग्जांपल्स, पहले जी जी, इंक्वायरी, शाबाश, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और एनालिटिकल प्रोसीजर, शाबाश भाई तक ने, ठीक है। ये एग्जांपल है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की। तो आपने नोट किया एनालिटिकल प्रोसीजर 2 जगह पे आ रहा है, रिस्क असेसमेंट की एग्जांपल में भी आ रहा है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर के एग्जांपल में भी है। अब ये 2 जगह पे क्यों है, इन दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, हाँ इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, इसी वजह से पूरा चैप्टर है, इसी वजह से पूरा चैप्टर, चीजें डिटेल में भी समझानी है ना आपको, इसी वजह से पूरा चैप्टर है एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर। जी और कोई क्वेश्चन? आज का लेक्चर मेरा क्वेश्चन, चलें ठीक है, अब लेक्चर स्टार्ट करें। कल के लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर।
ये छोटा सा इधर बना लेता हूँ। आपको याद होगा ये हमने डायग्राम सी बनाई थी छोटी सी, ट्रांजैक्शंस, इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हो गया, ये एरिया, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अच्छा, ये हमने कल सीख लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। कल हमने यहाँ पे लेक्चर छोड़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन कैसे किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, हाउ टू वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाउ टू परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर, या यूं कह ले कि हाउ टू परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टू वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आज सीखना है, ये आज सीखना है। यानी जहां पे तकरीबन कल का लेक्चर छोड़ा था वहीं से लिंक बना के आगे लेके जा रहा हूं आपको। कल हमने ये पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, लेकिन किस तरीकाकार के तहत, ये आज सीखना है। हमारे दो बड़े तरीकाकार है, एक पुराना तरीका आज से 100 साल पहले जिस तरीके से वेरिफिकेशन होती है, एक नया तरीका। पहले मैं आपको पुराना तरीका समझा दूं, हालांकि वो नॉर्मल अहम नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अहम है। पुराना तरीका होता था, उसे कहते थे डायरेक्शनल टेस्टिंग। क्या कहते थे? कंसेप्ट क्या समझने जा रहे हैं? हाउ टू वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमें पता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर के जरिए से वेरीफाई होंगी, लेकिन वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करने हैं, इसकी दो अप्रोचेस। पुरानी अप्रोच क्या है? डायरेक्शनल टेस्टिंग। नई अप्रोच क्या है? असर्शन टेस्टिंग। डायरेक्शनल टेस्टिंग क्या होती है? डायरेक्शनल टेस्टिंग में अप्रोच ये होती थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसमें जो एरियाज हैं इनमें आप डेबिट, कुछ आइटम डेबिट है, कुछ क्रेडिट है। डेबिट आइटम्स को टेस्ट कर लें ओवर स्टेटमेंट के लिए कि ओवर स्टेटेड तो नहीं है, क्रेडिट आइटम्स को टेस्ट कर लें अंडर स्टेटेड तो नहीं है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। पुरानी अप्रोच क्या होती थी? टेस्ट कर लें ओवर स्टेटमेंट के लिए, क्रेडिट को टेस्ट कर लें अंडर स्टेटमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे जितना मैं समझाऊं आपने उतना ही समझना है, उससे ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि कंसेप्ट जितना है हम उसके ऊपर उतनी जान लगाएंगे। जहन में क्वेश्चन आता है कि अच्छा डेबिट आइटम क्या होती है, बोला एसेट और एक्सपेंस, क्रेडिट आइटम क्या होती है, बस ठीक है समझ आ गई। जहन में सवाल ये आता है डेबिट आइटम्स को ओवर स्टेटमेंट के लिए चेक किया जा रहा है, अंडर स्टेटमेंट के लिए क्यों नहीं? जहन में सवाल आता है क्रेडिट आइटम्स को अंडर स्टेटमेंट के लिए चेक किया जा रहा है, ओवर स्टेटमेंट के लिए क्यों नहीं? इसकी रीजन है एक लफ्ज में, डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम। जब आप डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम में ओवर स्टेटमेंट को चेक कर लें तो दूसरे एरियाज के अंडर स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली चेक हो जाते हैं। इसी तरह अंडर स्टेटमेंट को चेक कर लें ओवर स्टेटमेंट डबल एंट्री की बजाय। तो ये आपको तो समझ आ गई कि हमने डेबिट आइटम को चेक करना ओवर स्टेटमेंट के लिए, क्रेडिट को करना अंडर स्टेटमेंट। इस अप्रोच के पीछे जो बेसिक प्रिजम्पशन होती थी ना, assumption, वो मैं आपको बताता हूं, आपने बताना ये सोच लॉजिकल थी कि नहीं थी। सोच ये थी, अप्रोच ये थी, अगर किसी एरिया में ये चेक कर लिया जाए ये ना ओवर स्टेटेड है ना अंडर स्टेटेड है, तो इसका मतलब है वो फेयरली स्टेटेड है। कितने स्टूडेंट इससे एग्री करते हैं? फिर सुनना, अप्रोच ये थी डायरेक्शनल टेस्टिंग में कि अगर कोई एरिया, क्योंकि डायरेक्शनल टेस्टिंग में देखें हम दो चीजें चेक कर रहे हैं, क्या? ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट। और अप्रोच ये थी कि अगर कोई एरिया ना ओवर स्टेटेड है, ये भी चेक कर लिया, ना अंडर स्टेटेड है, ये भी चेक कर लिया, तो मतलब वो फेयरली स्टेटेड है। लॉजिकली सोचे तो अप्रोच ठीक है भाई, एक चीज ना कम है ना ज्यादा है तो वो ठीक है, पूरी है, पूरी। अब मैं बात को आगे लेके चलता हूं। पूरी अरसा दराज तक इस अप्रोच के मुताबिक ऑडिट होते रहे, फिर कुछ फ्रॉड सामने आए। मैं सिर्फ एक फ्रॉड एग्जांपल के लिए यहां से यहां पे शिफ्ट होने के लिए आपके सामने रख रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से डायरेक्शनल टेस्टिंग को खत्म करके असर्शन टेस्टिंग इजाद करना पड़ी। क्लाइंट ने बैलेंस शीट में लिखा मेरी माल रोड पे प्रॉपर्टी बिल्डिंग है 100 मिलियन की। ऑडिटर ने कहा हमारे स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि जो भी आपके एसेट है फिजिकली वेरीफाई करो, मुझे वेरीफाई करवाएं। क्लाइंट ने कहा नो प्रॉब्लम, ऑडिटर को ले गया माल रोड पे, वहां पे ऑडिटर ने देखा बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके ऊपर पेंट शेड हुआ, क्लाइंट का नाम लिखा हुआ है बाकायदा। अंदर गया, उसने देखा हाँ भी क्लाइंट के बंदे बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। उसने कहा नहीं, एक रिस्क मेरा अभी भी है। वो रिस्क क्या है? कहीं ये 100 मिलियन से 120 80 मिलियन तो नहीं है। हाँ, रिवैल्यूएशन रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट भी क्लाइंट ने दे दी, उसने साइन कर दिए, अनमोडिफाइड रिपोर्ट दे दी। बाद में पता चला 100 मिलियन का फ्रॉड था।
फ्रॉड क्या था, सारी चीजें बिल्कुल ठीक थी, फर्क सिर्फ ये था कि वो बिल्डिंग क्लाइंट की नहीं रेंट पे थी, रेंट पे थी। अब देखें ना, सोचें ना उसकी वैल्यू बिल्डिंग की ओवरस्टेटेड है और ना अंडरस्टेटेड है, लेकिन इसके बावजूद फ्रॉड हो गया। तो आईफैक ने जाके फिर उस वक्त सोचा, उन्होंने कहा इसका मतलब है हमारी इस अप्रोच में कोई ना कोई डेफिशिएंसी है, इस अप्रोच को बदलने की जरूरत है, इस अप्रोच को मोर कम्प्रीहेंसिव करने की जरूरत है, इस अप्रोच को इतना कम्प्रीहेंसिव करने की जरूरत है कि क्लाइंट उसके बाद पूरा जोर लगा ले फिर भी फ्रॉड ना कर सके। तो फिर डायरेक्शनल टेस्टिंग अप्रोच को ऑब्सोलीट करार दे दिया गया और असर्शन टेस्टिंग अप्रोच इजाद की गई। अब भी आजकल शायद कुछ ऐसी जगहों पे जहां पे ISAs अप्लाई नहीं होते या जहां पे छोटे छोटे क्लाइंट है जैसे सोल प्रोप्राइटर वगैरह, शायद अभी भी डायरेक्शनल टेस्टिंग अप्रोच यूज होती हो, लेकिन जो बड़े क्लाइंट्स हैं हमारे कंपनीज है उनमें डायरेक्शनल टेस्टिंग अप्रोच यूज नहीं होती। स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है, आपने जब ऑडिट करना है किताबों में शायद आपसे कोई सवाल पूछ रहा है डायरेक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, इसमें ओवर स्टेटमेंट के लिए किन आइटम को चेक करते हैं, किताबों में शायद पूछ, लेकिन प्रैक्टिकली आपको हमेशा कौन सी अप्रोच मिलेगी? अच्छा, असर्शन टेस्टिंग जरा सुनिएगा पहले, इसकी बैक एंड में रीजन। असर्शन टेस्टिंग है, आपने चेक क्या करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को असर्शन टेस्टिंग के थ्रू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी स्टेटमेंट है? इनकम स्टेटमेंट, एग्री करते हैं? अच्छा, सोच के मुझे बताइएगा, पांचों को वेरीफाई करना तो फाइनेंशियल में वेरीफाइड, सोच के मुझे बताइएगा इनमें से किन तीन को वेरीफाई कर ले तो दूसरी दो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाती। या यूं कह लूं, क्वेश्चन मैं बदल लेता हूं, काउंटिंग के नॉलेज को सामने रख के बताएं, इनमें से कौन सी तीन स्टेटमेंट ऐसी हैं जो अगर आपके पास हो तो बाकी की दो आप बना सकते हैं? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू द अकाउंट्स। मुझे लगता है आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन नहीं किए हुए, तो मुझे बताइए उसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस, कैश फ्लो खुद से बना लेते थे कि नहीं? और इसी तरह अगर आपको इनकम स्टेटमेंट दिया, बैलेंस शीट दिया, नोट्स में उसने कुछ बताया हुआ है तो स्टेटमेंट चेंज बना सकते हैं कि नहीं? काउंटिंग में सवाल भी होते थे नहीं, नोट्स उसे खुद से देने होते हैं, नोट्स खुद से आप कैसे बनाए, आपका कैसे पता चलेगा? हाँ जी, इसीलिए याद। अच्छा आप सुने, अगर आपने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और नोट्स द अकाउंट्स वेरीफाई कर लिए तो इनसे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज लिक्विडिटी बनेगी, वो ऑटोमेटिकली वेरीफाइड होगी। ट्रू और फॉल्स? वेरीफाइड इंफॉर्मेशन से जो इंफॉर्मेशन बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली वेरीफाइड होगी। एग्रीड? तो मतलब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंज लिक्विडिटी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, इन तीनों को वेरीफाई कर लिया, बाकी आगे चलते हैं। इन तीनों को हमने वेरीफाई करना है, यहां पे साथ है मेरे, आगे बताएं। मुझे बताइए, नोट्स टू द अकाउंट्स इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से हटके होते हैं कि इनसे रिलेटेड होते हैं? जैसे नोट्स टू द अकाउंट सेल से रिलेटेड होंगे, परचेज से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, डाटा से रिलेटेड, फिक्स एसेट से रिलेटेड, ऐसे ही है। लॉजिकली बताइए, हमें पहले इनकम स्टेटमेंट वेरीफाई करनी चाहिए, फिर नोट्स के जैसे जैसे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का एरिया वेरीफाई कर रहे हैं साथ ही साथ उसके नोट्स भी। इसीलिए नोट्स टू द अकाउंट्स को अलग से वेरीफाई करने की बजाय इनकम स्टेटमेंट का जो एरिया वेरीफाई कर रहे हैं उसके साथ ही उसके नोट्स भी देख लें। इसका पुराना नाम था प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, नए नाम में सिर्फ प्रेजेंटेशन बता दिया, कोई मसला नहीं। ये लफ्ज प्रेजेंटेशन क्या बता रहा है हमें कि आप जिस एरिया को वेरीफाई कर रहे हैं उसके डिस्क्लोजर को भी साथ वेरीफाई करें, ठीक है? इसी तरह अगर बैलेंस शीट का एरिया है उसके डिस्क्लोजर को भी साथ वेरीफाई कर लें। भाई डिस्क्लोजर तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों के होते हैं ना। चलिए, तो लफ्ज प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि हमने उस एरिया से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स वगैरह देखने हैं, या सम टाइम कुछ ब्रेकअप भी होता है, जैसे फिक्स एसेट का ब्रेकअप होता है कि आपने उसको क्लासिफाई, इंटेंजिबल का ब्रेकअप होता है, तो ब्रेकअप को भी चेक कर लेते हैं। जब डेफिनेशन पढ़ेंगे ना उसमें एग्रीगेशन एंड डिसएग्रीगेशन ऑफ डाटा की भी बात करेगा, डिस्क्लोजर की भी बात करेगा। जैसे सेल्स में मुझे याद है एक डिसएग्रीगेट करते हैं, डिसएग्रीगेट का मतलब है फर्दर डिटेल देना, ब्रेकअप के अगर टोटल सेल है ना, नहीं एडवांस लेवल का ये कंसेप्ट है, अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, एक ही बजाय डिफरेंट प्रोडक्ट, तो आपने हर प्रोडक्ट को अलग सेगमेंट के तौर पे रिपोर्ट करना होता है। पढ़ा हुआ है इतना तो पता है ना कि वो इस टोटल सेल्स को अलग से फिर हम प्रेजेंट करते हैं,
ऊपर शायद एक अमाउंट देते हैं लेकिन नीचे आप अलग सेगमेंट बना रहे हैं, ये है डिसएग्रीगेट करना। तो ये तो पढ़ा हुआ है ना कि बैलेंस शीट में जो टोटल एसेट की फिगर आती है और नीचे उसकी 4-5 क्लासेस बनाते हैं, यही डिसएग्रीगेटेड है। तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये समझ आ गया आपको? अच्छा मुझे बताएं, हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि नोट्स टू द अकाउंट्स हर एरिया के साथ साथ करना है। इसका मतलब अगर हम इनकम स्टेटमेंट वेरीफाई कर लें, बैलेंस शीट वेरीफाई कर लें, हमारा ऑडिट कंप्लीट। ऐसे ही है ना? क्योंकि नोट्स साथ साथ कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, क्या इसमें जो अकाउंट्स होते हैं उनकी नेचर एक जैसी होती है? नहीं, डिफरेंट होती है। ये होती है पूरे साल की ट्रांजैक्शन, ये होता है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस अकाउंटिंग में हम जिसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, ऑडिट में उसको इनकम स्टेटमेंट नहीं, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरे साल की उस ट्रांजैक्शन की सारी क्लासेस आ रही है, स्पेसिफिक क्लास की सारी ट्रांजैक्शन आ रही है। क्लासेस अकाउंटिंग में जिसे बैलेंस शीट कहते हैं, ऑडिट की लैंग्वेज में उसे अकाउंट बैलेंस, क्योंकि इसमें क्लोजिंग बैलेंस आ रहे होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये, मैं थोड़ा थोड़ा अपनी टर्म चेंज कर रहा हूं। हमने क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना है, हमने अकाउंट बैलेंस को वेरीफाई करना है, ऑडिट खत्म। ठीक है ना, ऑडिट खत्म। अच्छा, क्या क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन और अकाउंट बैलेंस की नेचर एक जैसी होती है? फर्क होता। तो इसका मतलब है इनको ऑडिट करने की अप्रोच भी एक जैसी नहीं होगी, मे भी थोड़े बहुत सिमिलैरिटी हो, लेकिन कुछ का कुछ फर्क भी होगा। फिर सुनिए, क्या क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन और अकाउंट बैलेंस में जो आइटम्स उनकी नेचर एक जैसी है? इसीलिए इनको वेरीफाई करने की जो अप्रोच होगी वो भी एक जैसी नहीं होगी, मे भी थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी हो, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क भी होगा। अब हमने क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना है पहले। ठीक है, कैसे वेरीफाई करें? मैं आपसे कहता हूं कोई एरिया बताइए। सेल्स, चलिए सेल्स को वेरीफाई करना है। पहली चीज, सेल्स क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन में आती है कि अकाउंट बैलेंस में? गुड, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, बेहतरीन। अच्छा, पुरानी अप्रोच के मुताबिक हमने सिर्फ 2 चीजें चेक करनी होती थी, ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट। नई अप्रोच के मुताबिक 6 चीजें चेक करनी है। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हमने नई अप्रोच के मुताबिक क्या क्या चीजें चेक करनी है। हमने चेक करना है कंप्लीटनेस, हमने चेक करना है अकरेंस, हमने चेक करना है एक्यूरेसी, हमने चेक करना है कट ऑफ, हमने चेक करना है क्लासिफिकेशन, हमने चेक करना है प्रेजेंटेशन। कौन कौन सी असर्शन चेक करनी है हमने? कंप्लीटनेस, अकरेंस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। भैया कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? अब सुनिएगा, कंप्लीटनेस का मतलब है जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी सारी रिकॉर्ड हो गई, जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी सब हो गई है। कंप्लीटनेस का मतलब यह है। अकरेंस का मतलब क्या है? कि जो रिकॉर्ड हुई हैं वो एक्चुअली अकर हुई हैं, यानी कोई फेक ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड कर दी। फेक, दोनों में फर्क नहीं समझ आई अभी बात? नहीं आई? नहीं। अच्छा, अगर आ गई तो है कोई माइका लाल क्लास में जो मुझे ये बता दे कि कंप्लीटनेस चेक करने को डायरेक्शनल टेस्टिंग पुरानी अप्रोच में क्या कहते थे? अंडर स्टेटमेंट, शाबाश। और अकरेंस चेक करने को ओवर स्टेटमेंट, शाबाश। इसका मतलब है ये 2 असर्शन पुरानी अप्रोच में भी टेस्ट होती थी, नाम फर्क है। तो नई अप्रोच में कंप्रीहेंसिव काम कैसे हुआ? उसने 4 मजीद असर्शन ऐड कर दी, 4 मजीद असर्शन। अब मुझे बताइए, अच्छा अकरेंस का मतलब क्या हुआ? अकरेंस का कि जो पहले कंसेप्ट बिल्ड करें पहले, कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है अकर हुई क्या नहीं, अकर हुई क्या नहीं। और कंप्लीटनेस का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन अकर हुई रिकॉर्ड हुई कि नहीं। फिर से बताइए, अकरेंस का मतलब क्या है? जो रिकॉर्ड हुई है वो अकर हुई है कि नहीं। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? जितनी भी अकर हुई है रिकॉर्ड हो गई कि नहीं। अच्छा मुझे बताइए, ये तो जनरल लैंग्वेज में बात बता दिया ना, अब मुझे बताइए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट का नाम लेके, सेल्स की एग्जांपल के साथ, सेल्स के एरिया में जब हम कंप्लीटनेस को चेक कर रहे होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि जितनी भी गुड्स डिस्पैच नोट हैं उनमें से सैंपल लेके वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो गई कि नहीं। कौन सी असर्शन है? प्रोसीजर, मैं ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूं, असर्शन आपने बताना है। ऑब्जेक्टिव क्या है?
जितनी भी गुड डिस्पैच नोट बनी है सारी की सारी अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो गई हैं। कंप्लीटनेस, शाबाश। और अगर ऑब्जेक्टिव ये हो जितनी भी से ऑब्जेक्टिव ये हो जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई हैं वो कर हुई है कि नहीं, यानी दूसरे लफ्जों में जेन्युइन है कि नहीं। भाई दोनों में फर्क समझ आया। अच्छा मुझे ये बताइए, जो स्टूडेंट मुझे बताएगा से, क्योंकि अब देखिए मैं प्रैक्टिकली आपको लेके आ रहा हूँ, प्रैक्टिकली रिस्क होता है कि सेल्स ओवरस्टेटेड ना हो, परचेजेस अंडरस्टेटेड ना हो, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्लाइंट सेल्स को ओवरस्टेट करेगा, परचेज को अंडरस्टेट। जो स्टूडेंट दोनों प्रोसीजर बताएगा उसे इनाम। हाथ उठा के, जी मेरे भाई, सेल्स को चेक करना है ओवरस्टेटेड तो नहीं, या मुझे बताइए दर्शन की लैंग्वेज में क्या चेक करना है, सेल्स की अकरेंस। हाँ अब बताइए सेल्स की अकरेंस कैसे चेक करेंगे? सर जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स है, गुड डिस्पैच नोट्स, उससे सैंपल उठा के वो टी अकाउंट्स के साथ मैच करेंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स गुड डिस्पैच नोट से सैंपल उठा के टी अकाउंट के साथ मैच करेंगे। फर्क ये तो अकरेंस वेरीफाई हो रही है, सॉरी कंप्लीटनेस वेरीफाई हो रही है। कंप्लीटनेस में अकरेंस का है ना 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 ना। और कोई स्टूडेंट? एक मिनट है, पहले बताइए दर्शन कौन सी वेरीफाई कर रहे हैं? अकरेंस। अकरेंस का मतलब क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन, अकरेंस का मतलब क्या है, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है वो जेन्युइन है कि नहीं, अकर हुई है कि नहीं। प्रोसीजर बताए, एक मिनट प्रोसीजर सुन के फैसला करें आप, सही है कि गलत। जो ट्रांजैक्शन सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड हुई है उनका सैंपल सेलेक्ट करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे गुड डिस्पैच नोट वगैरह के साथ मैच करेंगे, अकरेंस वेरीफाई होगी। एग्री करते हैं, शाबाश। और परचेजेस का एरिया में अब कोई नहीं बोलेगा, नहीं 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 और कोई नहीं बोलेगा। परचेजेस के एरिया में चेक करना है कंप्लीटनेस, यानी कंप्लीटनेस का मतलब क्या है पहले बताएं, कि जितनी भी परचेजेस हुई हैं सारी की सारी रिकॉर्ड हो गई हैं कि नहीं। तो बताइए प्रोसीजर। गुड सीड नोट में से सैंपल सेलेक्ट करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या वो परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। नहीं नहीं वो बता रहे हैं ऐसे, मैं सिर्फ अल्फाज को थोड़ा बहुत रिफाइन करता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। कंसेप्ट उनका था, उन्होंने सही बताया, आप दोबारा पूछ लीजिएगा उनसे, सही बताएंगे इंशाल्लाह। भाई कंप्लीटनेस और अकरेंस का मतलब समझ आ गया, सबसे अहम काम यही था। अब सुनिए, सोचिए अगर हमने सेल्स में कंप्लीटनेस भी चेक कर ली, एक्यूरेसी अकरेंस भी चेक कर ली, क्या अभी भी फ्रॉड हो सकता है? अभी भी हो सकता। अब सुनिए यहां पे आखिरी कंसेप्ट आज का, कंप्लीटनेस और अकरेंस का ताल्लुक होता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के साथ, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन के साथ नहीं। सुनिए 10 गुड डिस्पैच नोट बने, 10 ही रिकॉर्ड हुए, कंप्लीटनेस भी है अकरेंस भी है। अच्छा 10 गुड डिस्पैच नोट बने, 8 रिकॉर्ड हुए, कौन सी असर्शन वायलेट हुई? कंप्लीटनेस। 8 गुड डिस्पैच नोट बने, 10 रिकॉर्ड हुए, अगर शाबाश ठीक है, 10 बने 10 ही रिकॉर्ड हुए दोनों। लेकिन हर जगह पे जो रेट था वो 70 की बजाय ₹7 यूज किया गया। एक्यूरेसी। कंप्लीटनेस और अकरेंस का ताल्लुक किससे है? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के साथ। एक्यूरेसी का ताल्लुक अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन के साथ। ठीक है, अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए लेकिन गलत अमाउंट के साथ तो एक्यूरेसी। अच्छा अमाउंट भी सही है, गलत अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई, सेल्स की बजाय। अच्छा देखें 10 थी, 10 की 10 रिकॉर्ड हुई, अमाउंट भी ठीक है लेकिन सेल्स की बजाय अदर इनकम में हो गई, क्लासिफिकेशन। अच्छा अमाउंट, ट्रांजैक्शन भी ठीक, अमाउंट भी ठीक, क्लास भी ठीक, सिर्फ इस साल की ट्रांजैक्शन अगले साल कट ऑफ। तो याद रखिएगा अगर अमाउंट गलत हो एक्यूरेसी, अगर अकाउंट गलत हो और अगर साल गलत हो, साल को समटाइम पीरियड कर देता है। ठीक है, तो कंप्लीटनेस का मतलब क्या? इंश्योर करना सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई हो। अकरेंस का मतलब इंश्योर करना जो रिकॉर्ड हुई है वो अकर हुई, जेन्युइन है कि नहीं, अकर हुई है कि नहीं। एक्यूरेसी का मतलब अमाउंट सही रिकॉर्ड हुई हो, क्लासिफिकेशन अकाउंट सही हो, कट ऑफ पीरियड सही हो, प्रेजेंट आपका नॉट। हाँ आपको एक लाइन बता देता हूं, किसी भी एरिया के सब्सटेंटिव प्रोसीजर लाजमी आएगी। जब कभी आपसे कोई पूछे ना प्रेजेंटेशन की दर्शन को कैसे वेरीफाई करना है, आपने उसे क्या देना है? इंश्योर करेंगे डिस्क्लोजर्स आर एज पर IFRS। नोट्स में यही चेक करते हैं ना,
इंश्योर करेंगे डिस्क्लोजर्स आर एज पर IF। जी, आप इन्वेंट्री में प्रेजेंटेशन को कैसे वेरीफाई करेंगे? इन्वेंट्री के एरिया में प्रेजेंटेशन की दर्शन को कैसे वेरीफाई करेंगे? इंश्योर करेंगे उसके डिस्क्लोजर IFRS के मुताबिक है। सेल्स में कंप्लीटनेस और रेकरेंस में आपको बताना पड़ा किधर से सैंपल उठाना है, किसको चेक करना है, लेकिन प्रेजेंटेशन में सोचने की जरूरत ही नहीं। किसी भी एरिया की प्रेजेंटेशन हो, हम कहेंगे नोट्स आर इन अकॉर्डेंस विद, खत्म कहानी। ये बात समझ आई? नहीं आई? नहीं, दोबारा से। अच्छा, एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं, प्रैक्टिस दोबारा से, प्रैक्टिस दोबारा से। अच्छा, मुझे बताइए, अगर आपने फिक्स एसेट्स का एरिया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को वेरीफाई करना है, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन है कि अकाउंट बैलेंस? अकाउंट बैलेंस। अच्छा, मुझे बताइए, इसमें कंप्लीटनेस को चेक करना चाहिए, एग्जिस्टेंस को भी चेक करना चाहिए। अच्छा, मैं प्रोसीजर बता रहा हूं, आपने दर्शन बतानी है कि मैं दर्शन बताऊं, आप प्रोसीजर बताएंगे? मैं प्रोसीजर बताता हूं। ये इंश्योर करना है कि क्लाइंट के जितने भी फिक्स एसेट्स हैं सारे के सारे बैलेंस शीट में आ रहे हो कंप्लीटनेस। अच्छा, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? इसमें एक मिनट है, एक मिनट। कंप्लीटनेस को वेरीफाई करने के लिए जो क्लाइंट के फिजिकली एसेट हैं उनको सेलेक्ट करके कहेंगे बताओ ये शेड्यूल में, लिस्ट में कहां पे है। ये है कंप्लीटनेस। यानी यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से मुराद है वो एसेट जो बैलेंस शीट से बाहर इधर उधर पड़े हुए हैं, फिजिकली चेक। एग्जिस्टेंस का मतलब है जो रिकॉर्ड हुए हैं वो एक्चुअली मौजूद है कि नहीं, जाली तो नहीं है। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? सैंपल सेलेक्ट करेंगे उन एसेट्स का जो बैलेंस शीट में आ रहे हैं, शाबाश, और देखेंगे फिजिकली मौजूद है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, एक्यूरेसी वैल्यूएशन एलोकेशन का मतलब क्या है? कि अमाउंट ठीक है, हाँ, यानी हाँ, शाबाश, रीवैल्यूएशन है तो वो सही अमाउंट है। रीवैल्यूएशन अगर नहीं भी है तो डेप्रिसिएशन, शाबाश शाबाश, आ गया, डेप्रिसिएशन ठीक है कि नहीं, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, मुझे बताइए, ये तीन चीजें देख ली, अभी भी फ्रॉड हो सकता है? रेंट वाला राइट्स एंड ऑब्लिगेशन देखना है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी है कि नहीं एसेट लायबिलिटी पे। इसमें लफ्ज राइट एसेट के लिए, ऑब्लिगेशन लायबिलिटीज के लिए। कैसे चेक करेंगे ये भी बता दें, लीगल डॉक्यूमेंट से। बेहतरीन। क्लासिफिकेशन का मतलब बाजू का ऐसा होता है करंट एसेट को क्लाइंट नॉन करंट में, नॉन करंट में, ताकि करंट रेशो हो जाए। क्लियर हो गया ये सारी चीजें? अच्छा, अब सुनिए, देखिए, एक्यूरेसी वैल्यूएशन एलोकेशन, ये एक ही लफ्ज बोलना है आपने। इसमें वैसे लफ्ज एलोकेशन का मतलब काउंटिंग में आपने सम टाइम कहा होगा, देखा होगा कि 100% है, 60% डेप्रिसिएशन डालो मैन्युफैक्चरिंग में, 20% डालो एडमिन में, और कुछ इस तरह, वो एलोकेशन। लेकिन बहरहाल आपने एक ही लफ्ज बोल। जी, कंप्लीटनेस और एग्जिस्टेंस में मिक्स हो गया है, जैसे कंप्लीटनेस और रेकरेंस में होता था, कोई मसला ही नहीं है। आप अब देखें, अभी यही बताएंगे, ठीक है। मैं बताना चाहता हूं कि पैसे में कितनी ताकत है। इन्होंने कहा, क्वेश्चन इनका है कंप्लीटनेस और एग्जिस्टेंस में सर मिक्स हो गया है, कुछ समझ नहीं आया। ऐसे ही है। मैं आपके सामने प्रोसीजर करना, इन्वेंट्री की एग्जांपल, अब और कोई नहीं बोलेगा, बाकी सिर्फ अपने जहन में इसका आंसर लेके आए। इन्वेंट्री की एग्जांपल, मुझे बताइए क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन है कि अकाउंट बैलेंस? अकाउंट बैलेंस। मैंने प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए कौन सी सेशन को सामने रखना है? क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन की, अकाउंट बैलेंस की? अकाउंट। हालांकि हो सकता है कुछ सेशन सेम हो, लेकिन कुछ डिफरेंट भी हो सकती हैं। जैसे कंप्लीटनेस सेम है, एक्यूरेसी थोड़ा सा सेम है, क्लासिफिकेशन सेम है, प्रेजेंटेशन सेम है, लेकिन अकरेंस और एग्जिस्टेंस फर्क है, कट ऑफ और रैशनल एप्लीकेशन फर्क है। तो इसीलिए चूंकि कुछ सेम है कुछ फर्क है, तो मैंने ध्यान से जो जोन सा एरिया उसी की दर्शन लिखनी है। एग्रीड? अब सुनिए, कंप्लीट, मेरे सीनियर ने मुझे कहा इन्वेंट्री का एरिया वेरीफाई करो। मैं इन्वेंट्री के एरिया में सारी दर्शन देखनी चाहिए, ठीक है। मैं क्लाइंट के पास गया, अब आपने प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, दर्शन आपने बतानी है। क्लाइंट के पास गया, मैंने कहा सर मुझे रिस्क है क्या कि जो आपने इन्वेंट्री बैलेंस शीट में दिखाई हुई है ना, वो आपके गोदाम में नहीं है, तो मुझे अपनी लिस्ट दे, उन एसेट्स जो आपने रिकॉर्ड किया ना 50 लाख बैलेंस शीट में, उसकी लिस्ट दे। मैंने उस लिस्ट में से सैंपल उठाया और देखा गोदाम में चीजें मौजूद हैं कि नहीं। लिस्ट में से सैंपल उठाया, देखा गोदाम में चीजें मौजूद है कि नहीं। बताएं कौन सी दर्शन वेरीफाई? एग्जिस्टेंस। अच्छा, सुने सुने सुने, अभी नहीं पहला टिक हो गया, आगे चलें।
मैंने कहा सर मेरा ये भी रिस्क है कि गोदाम में जो चीजें मौजूद हैं वो सारी की सारी लिस्ट में रिकॉर्ड कर दी कि नहीं। मैंने गोदाम में कहा भाई ये क्या है, ये कुर्सी है, बताइए लिस्ट में कहाँ है। क्लाइंट ने कहा इस जगह पे। मैंने इसी तरह गोदाम में 4-5 चीजें और सेलेक्ट की और देखा लिस्ट में मौजूद है कि नहीं, वो मौजूद थी। है ये भी फिजिकल वेरिफिकेशन, लेकिन एंगल चेंज हो गया। पहले लिस्ट से वेयर हाउस, अब वेयर हाउस से लिस्ट, और कोई नहीं बोलेगा। बताइए जब मैंने गोदाम से सैंपल उठा के देखा लिस्ट में आइटम आ रही है कि नहीं, कौन सी असर्शन? कंप्लीटनेस। शाबाश शाबाश, फर्क समझ आया आपको? फर्क समझ आया? ये कंप्लीटनेस। अच्छा अब आखिरी चीज, आखिरी क्वेश्चन मेरा, अगर ये सही जवाब दे दिया इनाम मिल जाएगा। मैंने इसके साथ साथ ये भी देखा कोई इन्वेंट्री आइटम टूटी फूटी तो नहीं है, कोई ब्रेक तो नहीं हो गई, कोई खराब तो नहीं है, बताइए। बिल्कुल ठीक, शाबाश भाई, फर्क समझ आया इनमें? कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? इंश्योर करना सारी की सारी आइटम्स आ गई कि नहीं, रिकॉर्ड हुई कि नहीं। अकरेंस का मतलब, यहाँ पे एग्जिस्टेंस का मतलब क्या? जो रिकॉर्ड हुई है। अच्छा सुन ले, बस आखिरी 3-4 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ, 2-3 बातें बतानी है। अकाउंट बैलेंस, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन में जो अकरेंस है ना, अकाउंट बैलेंस में तकरीबन वही कंसेप्ट एग्जिस्टेंस है। अच्छा आप सुनिए, एक सेंटेंस बोल रहा हूं, अगर है कोई माइका लाल तो समझ के दिखाए, समझ के दिखाए। ऑल ट्रांजैक्शंस, मेरा मकसद बता रहा हूं, आपने दशा बतानी है। ऑल ट्रांजैक्शंस व्हिच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड। एक स्टूडेंट कहने लगा सर आपने तो गलती कर दी, 2 दफा हैव बीन रिकॉर्डेड लगा दिया, 1 दफा काट दें? 1 दफा काट भाई, नहीं काटना। सेंटेंस ऑल ट्रांजैक्शन व्हिच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, यानी जो होनी चाहिए थी हैव बीन रिकॉर्डेड। अच्छा अब सुनिए, 1 मिनट है, ये बैठा है। कंप्लीटनेस क्लासेस और ट्रांजैक्शन में भी है, अकाउंट बैलेंस में भी है। अब मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूं, आपने बताना है ये किसकी एक्सप्लेनेशन है। इस वाली कंप्लीटनेस की एक्सप्लेनेशन है कि उस वाली कंप्लीटनेस की एक्सप्लेनेशन। All assets and liabilities it should have been included have been included। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब सुनिए, आखिरी क्वेश्चन, जो इसमें से गलती ढूंढेगा कि स्टूडेंट क्यों फेल हुआ, उसका 50 रुपए इनाम। एग्जाम में आया कि आप डेटर्स की असर्शंस को एक्सप्लेन करें, डेटर्स की असर्शन को एक्सप्लेन करें। स्टूडेंट ने लिस्ट दी, सबसे पहले लिखा कंप्लीटनेस, और क्या लिखा? ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हिच शुड हैव बीन इंक्लूडेड हैव बीन इंक्लूडेड। रिकॉर्डेड कर लें, ऑल एसेट्स एंड, शाबाश। लायबिलिटीज नहीं आना था इसमें, बल्कि क्या आना था? डेटा। उसने क्वेश्चन स्पेसिफिक कर दिया, जब हमारा आंसर भी स्पेसिफिक होना चाहिए। तो इसमें एक्सप्लेन करते हुए ये नहीं लिखना था ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो तो जनरल है। उसने स्पेसिफिक असर्शन पूछी, हम भी स्पेसिफिक बताएं, ऑल डेटर्स व्हिच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड। भाई बात समझ आई? क्विक रिवीजन करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? आज के लेक्चर में हमने सीखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने की 2 अप्रोचेस, एक है डायरेक्शनल टेस्टिंग और दूसरी असर्शन। डायरेक्शनल टेस्टिंग में हर एरिया में 2 चीजें चेक करते हैं, ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट, जबकि इसमें डेफिशिएंसी थी, इसीलिए नई अप्रोच आई असर्शन टेस्टिंग। असर्शन टेस्टिंग में हर एरिया को 6 असर्शन में क्लासिफाई करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के वो इनकम स्टेटमेंट का एरिया के अकाउंट बैलेंस शीट का एरिया। अगर वो क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन का एरिया तो असर्शंस डिफरेंट, अगर अकाउंट बैलेंस का एरिया है असर्शन डिफरेंट। कुछ असर्शन सेम है, कुछ डिफरेंट भी है, ठीक है। एग्जाम में जब आपने प्रोसीजर या असर्शन डिसाइड करने हैं, ये लाजमी डिसाइड कर लीजिएगा एरिया कौन सा है। ये ना सैलरीज एक्सपेंस पेरोल का एरिया पूछे और आप अकाउंट बैलेंस के असर्शन, टोटली गलत हो जाएगा। नहीं, आधा ठीक होगा, आधा, क्योंकि आधी असर्शन सेम है, लेकिन आधा गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? आज आपने घर जाके इसको याद कर लेना है असर्शन को, और इनको पढ़ के ना कंसेप्चुअली समझना है कि जो लेक्चर में चीजें समझाई पढ़ के भी वही जहन में आ रही है कि नहीं आ रही। क्लियर जी? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।